हेलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई एक स्ट्रिंग है दोनों साइड से फिक्स्ड है तो फिक्स्ड वाले केस में जो स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है उसमें भी कौन कौन सी वेव जनरेट हो सकते हैं। भाई कोई एक पर्सन है जो कि सोर्स का काम कर रहा है, मतलब जैसे मैंने यहाँ वाइब्रेशन दे रहा है तो वो वाइब्रेशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी का भी दे सकता है, कम फ्रीक्वेंसी का भी दे सकता है। ठीक है, यानी इसमें वेव में ज्यादा वेवलेंथ की भी वेव जनरेट हो सकती है, कम की भी जनरेट हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर ये नोड है, यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से इसमें अगर वेव स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है तो जो वेवलेंथ होगी इस वेव की वो वेवलेंथ फिक्स वैल्यू की होगी। ठीक है, फिक्स वैल्यू की होगी, मतलब लैम्डा अगर वेवलेंथ है या लैम्डा वन वेवलेंथ है तो लैम्डा वन बाई टू दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा वन बाई टू होता है, तो वो डिस्टेंस होना चाहिए एल यानी स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल। ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर वेव लेंथ, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही वेव यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी वेवलेंथ का वेव जनरेट किया और ये जो स्ट्रिंग है वाइब्रेट करने लगेगी, स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी। यानी स्टैंडिंग वेव जनरेट होने के लिए कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ही चाहिए। ठीक है, इस स्प्रिंग को अगर हमने टाइट कर रखा है तो इस स्प्रिंग में कोई पर्टिकुलर टेंशन हमने दे रखा है और उस टेंशन पर्टिकुलर टेंशन के लिए मास पर लेंथ तो फिक्स ही है, तो किसी पर्टिकुलर टेंशन के लिए ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में जो वेव वेलोसिटी होगी वो भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू की होगी। तो जो वेव वेलोसिटी है वो भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू की होगी यहाँ पर इस स्प्रिंग में। तो ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में मान लें कि v वेव वेलोसिटी का वेव जनरेट जो स्प्रिंग है उसमें जो वेव वेलोसिटी है वो v है। अब आप कोई भी फ्रीक्वेंसी करिए, अलग अलग करिए, वेव वेलोसिटी फिक्स है क्योंकि वो टेंशन और म्यू पर डिपेंडेंट है, तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसको बदलना है तो आपको स्ट्रिंग को और टाइट करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर वेव वेलोसिटी के लिए अगर हम इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट करना चाहते हैं तो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही वेव जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही वेव जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, ये जो यहाँ पर वाइब्रेशन जो दे रहा है उसका वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ पर्टिकुलर अगर है, फिक्स्ड है, ऐसा ऐसे हो सकते हैं। तो इसीलिए जो म्यूजिशियन होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कुछ म्यूजिशियन किसी पर्टिकुलर टेंशन के लिए ही एक्सपर्ट रहते हैं, तो जब स्ट्रिंग में उनके वायर में टेंशन कम होता है तो फिर स्ट्रिंग को टाइट करते हैं क्योंकि उनको किसी पर्टिकुलर वेव वेलोसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की आदत होती है। ठीक है, वो उस उतनी ही टेंशन के हिसाब से उस गिटार में या जो भी वायलिन वगैरह है उसमें स्टैंडिंग वेव बना पाते हैं। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है उन स्टैंडिंग वेव में बहुत सारी और भी वेवलेंथ की वेव जनरेट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि हम चाहें तो यहाँ पर जो नोट्स हैं उनको हम बढ़ा दें, मान लें कि ऐसा कर देते हैं अगर, तो यहाँ पर मान लीजिए तीन नोट्स हो जा रहे हैं तो दो नोट के बीच की डिस्टेंस अब बदल जाएगी। मान लीजिए ये लैम्डा टू है तो लैम्डा टू बाई टू दो नोट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा टू बाई टू, ये कितने के इक्वल हो जाएगा, लेंथ के हाफ के इक्वल हो जाएगा, एल बाई टू के इक्वल हो जाएगा। या सीधा सीधा बोल सकते हैं लैम्डा टू इज इक्वल टू एल हो जाएगा क्योंकि जो भी वेवलेंथ है उसका पूरा कंप्लीटली यहाँ वन वेवलेंथ हो गया। कितने डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस पर वन वेवलेंथ लैम्डा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए लैम्डा टू इक्वल टू एल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी वेव जनरेट हो सकती हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर भी किया था। नोमेनक्लेचर में क्या आया कि अगर एक लूप बन रहा है, स्ट्रिंग में सिंगल लूप बन रहा है, यानी कि दो नोड है और बीच में एक एंटी नोड है, दो नोड और एक एंटी नोड, यानी सिंगल लूप बन रहा है। तो अगर सिंगल वन लूप बन रहा है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आती थी वो आ जाती थी वन इंटू वी डिवाइडेड बाई टू एल, ऐसा आ जाता था फ्रीक्वेंसी। और अगर उस स्ट्रिंग में दो लूप बन रहे हैं, ठीक है, मतलब तीन नोड है और दो लूप बन रहा है, तो नंबर लूप अगर टू है, ठीक है, तो टू इंटू वी डिवाइडेड बाई टू एल, ऐसा फ्रीक्वेंसी आ जाता था। अगर थ्री लूप बन जाते हैं तो आ जाता था थ्री वी डिवाइडेड बाई टू एल।
अगर 4 लूप बन रहा है तो 4v डिवाइडेड बाई 12। सिमिलरली और जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप बनते जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि जो स्ट्रिंग है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जो सबसे कम वैल्यू की है, कोई बढ़ता जा रहा नंबर तो फ्रीक्वेंसी की ऑब्वियसली वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया था हम लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में अगली फ्रीक्वेंसी को नाम दिया था फर्स्ट ओवरटोन, फिर और अगली फ्रीक्वेंसी को नाम दिया था हम लोगों ने सेकेंड ओवरटोन, फिर उसके और अगली फ्रीक्वेंसी को नाम दिया था फोर्थ ओवरटोन। तो अगर फंडामेंटल है तो सिंगल लूप, फर्स्ट ओवरटोन है तो 2 लूप बनते हैं, यानी नंबर ऑफ लूप से एक कम नंबर होता है ओवरटोन का। यानी नंबर लूप अगर टोटल मान लिया 4 है तो ओवरटोन कौन सा होगा, वो थर्ड ओवरटोन होगा, ठीक। लेकिन इसी का और नोमेनक्लेचर में दिया गया था। पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हमने बोल दिया था फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरे को बोल दिया था सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड फ्रीक्वेंसी को थर्ड हार्मोनिक और फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे nth हार्मोनिक। इसमें सीधा सीधा कि नंबर ऑफ लूप अगर 1 है तो ये जो होगा आपका वो कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, अगर नंबर लूप 2 है तो ये कहलाएगा सेकंड हार्मोनिक। और यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ जो नंबर आ रहा है 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका फोर्थ हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। ये लास्ट क्लास में इतना हम लोग पढ़ चुके थे। किस केस में पढ़ा था हम लोगों ने, बोथ साइड से जो स्ट्रिंग है अगर वो स्ट्रिंग बोथ साइड से क्लोज्ड है, फिक्स्ड है तो। अब अगर एक साइड से स्ट्रिंग फिक्स्ड है और दूसरी साइड से फ्री है, दोनों फ्री कर देंगे तो क्या होगा, गिर जाएगी, कुछ मतलब नहीं है। तो वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है। लेकिन इसमें भी ये जो स्ट्रिंग है एक्चुअली में स्ट्रिंग नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रिंग लेंगे तो स्ट्रिंग तो फ्लेक्सिबल होती तो ऐसा रख नहीं सकते, मुड़ मुड़ जाएगी वो। उसमें तो भाई किसी भी स्ट्रिंग में वेव तभी जनरेट हो सकती है जब वो स्ट्रिंग थोड़ा बहुत टाइट हो, ठीक है। हाँ, यहाँ एक काम ऐसा कर सकते हो आप, इसको ऐसे करके एक रॉड लगा के वो काम कर सकते हो, उसमें भी ये एंड फ्री एंड ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये वाला जो चीज है इसको जनरेट कराने का एक और तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोई ऐसा मटेरियल ले लेते हैं जो कि मतलब ऐसा समझ सकते हो आपकी एक आयरन का रॉड ले लिया, तो आयरन का रॉड तो फ्लेक्सिबल होता नहीं है, ठीक है, उसमें स्ट्रेस भी होता है, तो उसको वाइब्रेट करते हैं हम लोग। आयरन का रॉड ले लिया या एक आयरन के एक स्ट्रिप ले लिया, स्केल जैसा ले लिया, मतलब मजबूत चीज होनी चाहिए जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा हो, मतलब स्ट्रेस वगैरह उसमें जनरेट हो सके। इस टाइप का हम लोग कोई भी रॉड या स्ट्रिंग या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लिया कि एक अपने पास एक स्ट्रिंग है, एक रॉड है जिसका कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, और ये जो रॉड है, सॉरी ये जो रॉड है, ठीक है, इस रॉड में टाइटनेस है, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसका ये वाला एंड फ्रीली मूव कर सकता है, यानी जितना चाहे ऊपर जा सकता है, और ये वाला एंड फिक्स्ड है। अब हम इन चीजों को देख कर ही समझेंगे कि जैसे मान लिया कि एक वो केस लास्ट क्लास में जिसमें लिया था हमने, उसमें क्या कहता है, स्ट्रिंग के इन दोनों एंड को फिक्स रखा था। तो ऑब्वियसली ये जब भी आप जैसा भी कुछ भी करके आप स्टैंडिंग वेव अगर जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो मजबूरी है आपकी कि ये वाला और ये वाला पॉइंट नोड ही रहेंगे, फिक्स्ड है, नोड होना ही होना है। क्यों होना नोड, क्योंकि ये तो मूव कर नहीं सकता, ये भी मूव कर नहीं सकता, तो इन दोनों को नोड होना ही होना। तो ऐसे ही इस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो दो एंड है, एक फिक्स्ड है एक फ्री है, तो इन दोनों में से एक तो नोड होगा ही होगा। कौन सा नोड होगा, ये वाला नोड होगा, ठीक है। अब ये जो है ये फ्री है, कितना ही मूव कर सकता है, तो ये फ्री जो है वो मैक्सिमम मूव करेगा। ये अगर मैक्सिमम मूव करे तो ये एंटी नोड होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि हम फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं कि फिक्स्ड एंड में क्या होता था, हम क्या बोलते थे, या तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों तो नोड होना ही होना है, तो बीच में एक एंटी नोड हो रहा होगा और स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, ठीक है। या क्या हो सकता है कि ये दो तो नोड होना ही होना है, ये दो नोड होना ही होना है, तो हो सकता है कि बीच में एक नोड और बन जाए और दो एंटी नोड हो जाए, यानी ऐसा एक फॉर्मेट हो सकता है। इस तरीके से स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है, स्ट्रिंग में दो लूप दिख रहे हो आपको, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है कि यहाँ पर 3 लूप बन रहा हो, इस तरीके से और भी कई चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या कैसे कंक्लूड किया था कि यहाँ पर ये जो है दोनों अपने फिक्स्ड एंड है, तो ये नोड होना ही होना है, ठीक है, ओके।
फिर ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि एक एंटी नोड हो सकता है और एक नोड हो सकता है। तो देखो जरा, कोई भी अगर ऐसे हम लोग वेव सोचे हैं, इस तरीके से वेव सोचे हैं, ऐसे अगर वेव सोचे हैं, बहुत ऐसे आगे तक ऐसे सोचते हैं अगर, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, λ/2। यानी λ/2 को अगर L कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव जनरेट हो जाएगी। फिर दो के बाद में अगर मान लिया कि हम 3 नोड ले लेते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा हो जाएगा। अगर हम 4 ले लेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाएगा। यानी कि हम वेव से ही समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर सोचें तो हम क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट तो नोड होना ही होना है और दूसरा एंटी नोड हो सकता है। तो एंटी नोड आप यहाँ वाला ले लो या यहाँ वाला ले लो या यहाँ वाला ले लो, यहाँ वाला ले लो, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड में स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी। ठीक है, ओके। तो ये जो एक फिक्स्ड एंड है और एक फ्री एंड है, तो इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पर नोड बनाता हूं। अब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये फैला दो तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली ये पार्ट अगर ज्यादा लेंथ में आएगा तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो भी है वो आपको एल लेंथ में करना है, क्योंकि स्ट्रिंग, यही स्ट्रिंग आपके पास अवेलेबल है। मीन्स वेव अगर बनेगी तो इसी में ही बनेगी। अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये नोड और ये एंटी नोड, ऐसा इस तरीके से स्ट्रिंग को वाइब्रेशन दिखा सकते हैं। इस तरीके दिखाने का मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअली में ऐसा लूप जैसा दिखेगा आपको। ठीक, जैसे यहाँ पर हो गया था ना कि बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा था, तो क्या होता था कि ये पूरा ऐसा गुच्छे जैसा दिख रहा था। स्ट्रिंग कभी ऐसे ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी, ऐसा होता रहता था, बहुत फास्ट होता था, तो आपको लूप दिखता था। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी वेवलेंथ की वेव जनरेट हो रही है उसका वेवलेंथ का ये पार्ट कितना है, तो बोलते हैं कि पूरा जो वेवलेंथ है वो ऐसा होता है, यहां से यहां तक, ये हो गया एक लैम्डा, यहां से यहां तक लैम्डा हो गया। ये अगर लैम्डा हो गया तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, λ/2 होगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, λ/4 होगा। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट मिल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मिल रहा है सिर्फ इतना पार्ट, नोड और एंटी नोड के पास वाला पार्ट, यानी ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस वेवलेंथ के हिसाब से कितनी रही होगी, λ/4। डेट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि इस वाले केस में अगर वेवलेंथ λ1 है तो λ1/4 इक्वल टू होगा L। L क्या है, L है इस स्ट्रिंग की लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो वेवलेंथ हमारी जनरेट हो रही होगी वो कितनी जनरेट होगी, यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी λ1 की वैल्यू होगी 4 × L। इससे ज्यादा वेवलेंथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने क्या किया, इस सबसे छोटे पार्ट को, ये वाले डिस्टेंस को, नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को, इसको फैला के पूरे एल पर रहेगी, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते। यानी वेवलेंथ, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ इस वाली स्ट्रिंग में फ्री एंड के केस में हम जनरेट करा सकते हैं, या तो इससे कम करा सकते हैं। कम करा सकते हैं मतलब इसी एल लेंथ में ज्यादा पार्ट, लैम्डा का ज्यादा पार्ट फिट करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि उसी एल में, उसी एल स्ट्रिंग में अलग अलग वेव की वेव, अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स जनरेट होनी है। ठीक है, तो और क्या ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है आपकी, इस स्ट्रिंग में ये तो एंटी नोड बनना ही बनना है। अब ये एंटी नोड बनना और ये नोड बनना है, तो नोड और एंटी नोड, तो या तो नोड और एंटी नोड ये वाला ले लो, यानी इतना ले लो, या फिर नोड और एंटी नोड यहाँ ले लो, ऐसा ऐसा लेंगे तो बीच में एक नोड और लाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो बीच में एक नोड और आ रहा है, तो हम क्या बना सकते हैं, देखो जरा, ऐसा बना सकते हैं, इस तरीके से वेव बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बना रहे हैं हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो अगर इस मोड में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो बोलेंगे कि इस समय मान लें कि वेवलेंथ सपोर्टेड λ2 है, तो ये जो पूरा एल लेंथ है इसमें वेवलेंथ का कितना पार्ट आ रहा है, तो बोलेंगे λ2 वाली वेवलेंथ का ये डिस्टेंस है λ2/4, इतना फिर से है λ2/4 और इतना फिर से λ2/4, यानी हो गया 3λ2/4 इक्वल टू L। अगर ऐसा है तो λ2 मिल जाएगा आपको, λ2 की वैल्यू हो जाएगी, λ2 इक्वल टू होगा कितना आ जाएगा, देखो 4L/3। अगर λ2 मिल गया तो फ्रीक्वेंसी F2, या यहां भी चलो फ्रीक्वेंसी की लगे हाथ बात कर ही लेते हैं, F1 क्या होगा आपका, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ v/λ। तो वेलोसिटी v है, लैम्डा की वैल्यू 4L, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी v/λ। लैम्डा का वैल्यू ये λ1 था, यहाँ λ2 में लगे आप वैल्यू डाल ही दे रहा हूँ,
तो 4l/3 ऐसा आ जाएगा। और क्या बन सकता है, चलो जरा ऐसा सोच के देखो और क्या बन सकता है। तो उसी l लेंथ में अब क्या कर दे रहा है, एक काम करो, ये नोड लो और यहाँ एंटी नोड ले लो, इस पूरे को l लेंथ में फिट करने की कोशिश करो। अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2 नोड आ जाएंगे बीच में ना, 2 नोड आ जाएंगे, ठीक है। तो एक नोड इधर हो गया, एक नोड इधर, ऐसे कर ले रहा हूं मैं, ऐसा हो गया। यानी इस वाले केस में जो भी स्ट्रिंग है, एल लेंथ की स्ट्रिंग में कोई और वेवलेंथ की वेव जनरेट हो रही होगी, तो वो जो वेवलेंथ है वो अगर मान लिया कि λ3 है, तो λ3 को के टर्म्स में ये जो एल लेंथ है, ये इसमें कितना पार्ट आ रहा है लैम्डा के टर्म्स में, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, देखो जरा, ये कितना है λ3/4, तो ये भी λ3/4, 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 तो ऐसे पार्ट कितने आ रहे हैं, ओके 1 2 3 4 5 पार्ट आ रहे हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया λ3/4, और ऐसे ऐसे इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, उससे बन गया पूरा लेंथ l, यानी कि λ3 क्या होगा आपका, λ3 हो जाएगा 4l/5। अगर ऐसा है तो इस समय जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी f2 है, तो f2 की वैल्यू होगी v डिवाइडेड बाई लैम्डा, सॉरी f2 लिख चुका हूं मैं, f3 लिख दे रहा हूं, तो v डिवाइडेड बाई λ3, तो वैल्यू भी लगा डाल देता हूं, v डिवाइडेड बाई λ3, λ3 है 4l/5, 5 ऊपर आ गया, यानी हो गया 5 इंटू वी डिवाइडेड बाई 4l, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग और भी बनाते चले जाएंगे, ठीक है, और भी बना सकते हैं। तो आपके कॉपी में अगर जगह होनी चाहिए, आप थोड़ी सी जगह बचा के रखना। तो ये जो इस समय अगर सोचे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचे या वेवलेंथ के बारे में सोचे, तो ये जो वेवलेंथ है λ1 दैट इज 4l, ये मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ है जो कि उस l लेंथ की स्ट्रिंग में जनरेट कराई जा सकती है, जिसकी स्टैंडिंग वेव बनाई जा सकती है, ठीक है। सिमिलरली λ2 उससे कम वैल्यू की वेवलेंथ है जो कि उसी स्ट्रिंग में बनाई जा सकती है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है f1, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो कि इस स्ट्रिंग में बनाई जा सकती है, ओके। तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जनरेट की जा सकती है स्टैंडिंग वेव की, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फंडामेंटल। तो ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल टोन, इसको बोल देंगे फंडा। इस ऐसे अगर वाइब्रेशन करेंगे तो जो भी वेव जनरेट होगी, उससे जो भी अपने को टोन जनरेट हो रही होगी, वो भी टोन मिलेगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन, ठीक है, ओके। तो उसके जस्ट अगले वाले को क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, पहला वाला ऊपर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन, तो इस वाली फ्रीक्वेंसी को बोल देंगे हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और फिर और अगले को क्या बोल देंगे, सेकेंड ओवरटोन, ओके। तो ये जो ओवरटोन वाले जो टोन से रिलेटेड जो नोमेनक्लेचर है, ये किसने जनरेट किया, म्यूजिशियन ने। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, फंडामेंटल। फिर उससे जस्ट अगली वाली को क्या नाम दे दिया, फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकेंड ओवरटोन यानी फंडामेंटल टोन, फिर उसके ऊपर क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट ऊपर में जो आ रहा है उसको सेकेंड ओवरटोन बोल दिया, फिर थर्ड ओवरटोन, ऐसे और भी होते जाएंगे। तो बताओ जरा, अगला ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं, ठीक है, कि नेक्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आप बता सकते हो क्या होगा, देखो जरा, ये क्या अपना V/4L फंडामेंटल टोन, 3V/4L फर्स्ट ओवरटोन, 5V/4L सेकेंड ओवरटोन। तो अगला क्या आएगा, देखो जरा, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, 1 3 5, बाकी सेम। तो अगला क्या होगा, 7V/4L, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, थर्ड ओवरटोन बोल देंगे। फिर उसका अगला क्या होगा, 9V/4L, तो हो जाएगा कौन सा ओवरटोन, 9V/4L। अभी तक थर्ड हो गया तो फोर्थ ओवरटोन हो जाएगा, और ऐसे ओवरटोन होते चले जाएंगे। तो आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि जो फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है, उसके लिए यहाँ कितना आना, 3 आना है। तो फर्स्ट से 3 बनाने के लिए क्या बोल सकते हैं हम, कि अगर ये फर्स्ट है, यानी यहाँ पर मान लिया कि मैं एक्चुअल में nth ओवरटोन के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि nth ओवरटोन के लिए यहाँ क्या आएगा आपका, तो फर्स्ट के लिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 2 × 1 + 1 3 हो रहा है। ऐसे सेकंड के लिए यहाँ कितना 5 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2
+1। तो nth ओवरटोन के लिए क्या आएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू v/4l। यानी nth ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपने अगर कॉपी कर लिया है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, nth ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो बताओ जरा nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यहां लिख दे रहा हूं मैं, फॉर nth ओवरटोन। तो nth ओवरटोन के लिए, ठीक है, किस केस में, फिक्स्ड और फ्री एंड के कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसको फ्री एंड ही बोल सकते हैं सिर्फ। तो nth ओवरटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक, उस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं fn बोल रहा हूं, fn nth ओवरटोन, या fn कुछ नहीं, इधर f में लिख दे रहा हूं, जो भी f आएगा नंबर अलग आता है क्योंकि यहाँ सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ f3 आ रहा था, ठीक, तो उससे नंबर मैं लिख ही नहीं रहा हूं। nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, तो बोलेंगे 2n प्लस 1 इंटू v/4l, यह आ जाएगा nth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो ओवरटोन है ये किसने नाम दिए, नोमेनक्लेचर किसका है, ये म्यूजिशियन का है। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी अपना नोमेनक्लेचर दिया होगा, और साइंटिस्ट लोग सिंप्लीफाई करके देना चाहते हैं, तो उन्होंने कैसे नाम दिया, उन्होंने बोला कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैथमेटिकली क्या आ रहा है 1v/4l, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3v/4l, यहाँ क्या आ रहा है 5v/4l, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया 1 है तो उसको बोल दिया फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसमें उन्होंने देखा, क्या देखा कि यहाँ 3v/4l आ रहा है, तो उन्होंने नाम क्या दे दिया, थर्ड हार्मोनिक। ध्यान रखिए, थर्ड हार्मोनिक नाम दिया है, यानी कि सेकंड हार्मोनिक इस केस में होता ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना बिल्कुल, सेकंड हार्मोनिक उन्होंने नाम ही नहीं दिया, उन्होंने कैसा देखा, मैथमेटिकल हिसाब से नाम दिया, 1 फिर 3 फिर 5 आ रहा है, उन्होंने वैसे ही नाम दे दिया कि जो नंबर उसी हिसाब से नंबर देख के कोई भी आंसर दे सके फ्रीक्वेंसी का। मतलब अगर मैं बोलूं 7th हार्मोनिक है तो हम क्या बोलेंगे, 7th हार्मोनिक तो क्या आएगी फ्रीक्वेंसी 5 के क्या जाएगा 7v/4l हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड हार्मोनिक है, बताओ इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन को 5th हार्मोनिक। ठीक है, अच्छा कोई बोले कि बताओ 8th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम बोलेंगे इस वाले केस में, कौन सा केस, फ्री एंड वाले केस में 8th हार्मोनिक होता ही नहीं है। ओके, यानी कि फ्री एंड के केस में सिर्फ ऑड नंबर के हार्मोनिक होते हैं, इवन होते ही नहीं है। मतलब फिक्स कर लीजिए, आप याद ही रख लीजिए कि ऑड वाले केसेस में जो सॉरी फ्री एंड वाले केस में ऑड नंबर के हिसाब से हार्मोनिक होते हैं, इवन होता ही नहीं है। ठीक है, ओके, कॉपी कर लीजिए यहां तक। तो ये नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, ये देखो बोर्ड की बुक में भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल बुक अभी नहीं पढ़ना, जैसे अपने सारे चीजें कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको खुद बोलूंगा बोर्ड की बुक पढ़ने के लिए। देखो फ्राइडे तक जितना भी पढ़ाया जाएगा वो ही आपके टेस्ट में आएगा। फ्राइडे तक जो मैं पढ़ाऊंगा, संडे के टेस्ट में फ्राइडे तक की आएगा। आप लोग टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना चालू कर दीजिए। और अब धीरे धीरे देखो वीडियोस आप देख रहे हो कि अब मुझे भी ज्यादा डालने पड़ रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लिया कि लॉकडाउन अगस्त सितंबर तक चला गया तो फिर हम कैसे कवर करेंगे। भाई मान लिया कि जो 2 महीने हैं उस 2 महीने का ड्यूरेशन 5 महीने में मिक्स करके तो कवर कर सकते हैं, लेकिन 5 महीने का 2 महीने में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप भी वीडियो से पढ़ना चालू कर दीजिए। जिनके पाइलअप होते जा रहे हैं वीडियो, किसी के 6 बचे हुए, किसी के 5 बचे हुए, तो वो अपने कवर कर लो। ठीक है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है, हमको भी, आपको भी, सभी को। इसलिए मुझे तो समझ आ गया, मैं तो सुधर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, आप भी सुधर जाइए और पूरे के पूरे पाइलअप जो हो रखे हैं उनको कवर कर लीजिए। ठीक है, बहुत बुरी हालत हो जाएगी अदरवाइज। तो अब हमने 2 पेज सीखे, क्या क्या सीखा, फ्री एंड फिक्स्ड, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे पूछते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसकी कुछ लेंथ ले लेते हैं, L1 लेंथ, एक दूसरी स्ट्रिंग उसकी अलग लेंथ ले लेते हैं। अगर अलग अलग लेंथ ले लेंगे तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लें कि किसी L1 लेंथ वाली स्ट्रिंग का
फिफ्थ हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी हो वही L2 वाले के कोई और नंबर का हो, कोई और नंबर का हार्मोनिक हो सकता, ठीक है। और किसी को फ्री एंड कर देंगे, किसी को फिक्स एंड कर देंगे, या टेंशन से बदल दें, कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो स्ट्रिंग है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, ठीक है। इसको सेम तो कुछ और लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं कि दो वेव है, दोनों ही वेव, दो स्ट्रिंग है, दोनों ही स्ट्रिंग की जो वेव है, स्टैंडिंग वेव है, वो रेजोनेंस में, ठीक है। मतलब रेजोनेट विद ऐसे करके लिखा रहता है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब है दोनों का ट्यूनिंग मैच करके, ट्यूनिंग मैच करके मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है तो रिजल्टेंट ज्यादा मिल जाएगा। जैसे इंटरफेरेंस में भी हमने सीखा था कि अगर दो सोर्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई है मतलब सेम है, तो सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर वो स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमा है तो हमेशा मैक्सिमा जैसा ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, फंक्शन नहीं आएगा, टाइम का फंक्शन नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे सोर्सेस को नाम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। ओके, ठीक। तो कोहेरेंट सोर्स कब होते हैं? जब दोनों ही मतलब सोर्सों को सेम फ्रीक्वेंसी वाले हों, ठीक है। तो जब वो एक साथ जब वाइब्रेट करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने के देख लीजिए रेजोक्सी, ऑक्सीजन और रेजोनेंस के टीचर सेम कैपेबिलिटी के हुए, मैच किए तो रेजोक्सी बन गया, स्टेबल है, सक्सेसफुल चल रहा है। इसके पहले क्या हुआ था? ऑक्सीजन फॉर ड्रीम बना था, झगड़े वगड़े हुए, अलग अलग, बेकार, क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो चीजें स्टेबल होती है, ऐसे आप याद कर लीजिए। यानी कि कांस्टेंट अगर सेम फ्रीक्वेंसी के दो सोर्स हैं तो कांस्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, फिक्स इंटेंसिटी मिलेगी, ओके, कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक। किस केस में मिलेगी? ऐसा कब होगा? जब दोनों जो सोर्सेस हैं वो रेजोनेट कर जाए। मतलब रेजोनेट करने का मतलब क्या हो गया? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं। अगर दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं तो फिर दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं तो फिर क्या होगा कि रिजल्टेंट स्टेबल मिलेगा, यानी सेम इंटेंसिटी का मिलेगा, फिक्स मिलेगा। अगर ज्यादा है तो बस ज्यादा ही मिलता रहेगा, ठीक। तो ऐसा बोला जाता है कि दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग अपने फिफ्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, दूसरी स्ट्रिंग है वो मानिए सेवेंथ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। एक का फिक्स्ड एंड है, एक का फ्री एंड है, और दोनों का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके साथ में ये हो क्या रहा है कि दोनों से जो वेव जनरेट हो रही है उनका रिजल्टेंट मैक्सिमाइज कर रहा है, ठीक है, और फिक्स इंटेंसिटी का मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? दोनों रेजोनेट कर रहे हैं। यानी रेजोनेट का मतलब क्या हो गया? दो सोर्स, कोई भी दो सोर्स वेव के हो और वो दोनों सोर्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी के हो जाते हैं, ठीक, तो बोलेंगे कि वो दोनों सोर्स एक दूसरे के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। वैसे रेजोनेंस वालों ने भी यही सोच के नाम रखा था कि स्टूडेंट और टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच कर, मतलब उनका मानना है कि हम स्टूडेंट और टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच करा देते हैं, ठीक है, ओके। वैसे कहने के लिए तो गलत है क्योंकि स्टूडेंट और टीचर कभी फ्रीक्वेंसी मैच हो ही नहीं पाती, क्योंकि टीचर जैसे सोचता है वैसे स्टूडेंट को सोचने में काफी टाइम लग जाता है। टीचर खुद IIT क्वालिफाई रहता है, फिर उसने काफी और पढ़ रखा होता है, और टीचर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, ठीक है, और टीचर कई पहले कितना पढ़ चुका है, क्वालिफाई कर चुका है, तो ठीक है, वो सब छोड़िए। अपना रेजोक्सी का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया है, रेजोनेंस और ऑक्सीजन के टीचर्स का मैच कर गया है, इसलिए स्टेबल इंस्टीट्यूट मिल गया है। इसलिए आपने देखा ही होगा कई महीनों से बढ़िया मस्त चल रहा है, 1 साल तो होने को ही आया। जुलाई में हम लोग आई थिंक पहली बार मीटिंग हुआ था, जून हो गया, 1 महीने बाद 1 साल हो जाएगा, ठीक है, और चलता रहेगा बढ़िया। लेकिन आप लोगों को रिजल्ट भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो हम लोगों के साथ में आप लोगों को रिजल्ट देने के लिए तो मैच करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम की राइट डाउन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 fixed from both end
is vibrating in fourth harmonic. कॉमा करके या पूरा स्टॉप करके लिखिए, which is in resonance with a string of length L2 and free from one end. Free from one end of length L2, free from one end, and vibrating with fifth harmonic. अच्छा, यहां पर मैं फिफ्थ हार्मोनिक बोल रहा हूं, और मैं सिक्स्थ बोल सकता क्या? क्वेश्चन में सिक्स्थ बोल सकता क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, इवन ही सॉरी ऑड ही रहेगा, इवन पॉसिबली नहीं है हार्मोनिक। किस केस में? फ्री इंड के केस में। तो आगे देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट रेशियो ऑफ बोथ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग। फाइंड आउट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग, मतलब आपको क्या बताना? L1 अपॉन L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। तो ट्राई कर लिया आपने, बताओ कैसे सॉल्व किया? अगर ये दोनों रेजोनेंस में है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये वाइब्रेट कर रहा है फोर्थ हार्मोनिक में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले जो स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं F1 बोल दे रहा हूं। तो F1 जो है वो पहली स्ट्रिंग में जो V वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और वो जो वेव है वो कौन से हार्मोनिक की? फोर्थ हार्मोनिक की स्टैंडिंग वेव है। तो अगर फोर्थ हार्मोनिक की वेव उसमें जनरेट हो रही है तो F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू होगी 4 इंटू, हार्मोनिक में तो सीधे सीधे होता है, जो नंबर वही मैथमेटिकल रहता है, तो 4 इंटू क्या आएगा आपका? V डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, V बाई 2L। इसको देखो 2L कब होगा 4L कब होगा, कैसे याद रखेंगे? तो हम बोलेंगे कि फ्री इंड के केस में क्या होता है? ऐसा होता है, यानी ये क्या आ रहा है? कितना पार्ट आ रहा है? लैम्डा बाई 4 आ रहा है। लैम्डा बाई 4 हो रहा है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4L हो जाएगा। ठीक है, तो हर इसके केस में हमेशा अपॉन में क्या आएगा? 4L आएगा, ऐसे रख लीजिए। और अगर इंड फिक्स्ड है दोनों, अगर दोनों इंड फिक्स्ड है तो क्या होगा? ऐसा बनेगा मिनिमम, ये बनेगा। अगर ऐसा बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? 2L होगा, यानी अपॉन में क्या आएगा? 2L आएगा। तो अपॉन में 2L आना है या 4L आना है, अगर आप कुछ दिनों के बाद में जब भूलने लगेंगे तो कैसे याद करेंगे? ऐसे स्ट्रिंग बनाकर तुरंत सोच लेंगे। नहीं तो सिंपल है कि अगर फिक्स्ड है तो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L होगा, तो अपॉन में 2L आएगा। और अगर फ्री एंड है तो लैम्डा बाई 4 इक्वल टू L होगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 4L होगा, तो अपॉन में हर बार 4L आएगा, यानी कि 1V अपॉन 4L, 2V अपॉन 4L, मतलब जो नंबर हार्मोनिक का नंबर इंटू V बाई यहाँ 2L आया। अगर ये हम फ्री इंड की अगर बात करें तो फ्री इंड के केस में फ्रीक्वेंसी अगर F2 है तो F2 क्या आ जाएगा? V डिवाइडेड बाई 4L, और यहाँ पर नंबर किसका? नंबर हार्मोनिक का, मतलब 5V बाई 4L। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी है। चलिए इक्वल कर दो आप। अगर इक्वल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 4V डिवाइडेड बाई 2L इक्वल टू 5V डिवाइडेड बाई 4L। हाँ, लेकिन दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो तो अलग अलग दिया गया था। पहले का क्या था? L1, दूसरे का L2 था। ठीक है, तो L1 और
L2 में लिखना यहाँ भूल गया था, तो L1 L2 डाल दीजिए आप, इसी का तो रेशियो पता करना था अपने को, तो V कैंसिल हो जाएगा और 8/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, B कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 8/5 और यहाँ पर L1/L2, यानी आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 8/5। एक और प्रॉब्लम के सेम टाइप का, बिल्कुल सेम, ठीक है, डेटा बदलूंगा मैं और कुछ नहीं बदलूंगा, और कुछ भी नहीं बदलने वाला, ठीक है, लिखो जरा, राइट डाउन। Two strings are in resonance. One is fixed from both ends and vibrating in third overtone mode. Other string free from one end is vibrating in second overtone mode. Find out ratio of length of both string. चलिए तो L1/L2 फाइंड कर डालिए, ठीक है। कर लिए सॉल्व? हेलो, कर लिए सॉल्व? तो देखो, बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम के टाइम पर ऑन द स्पॉट ही आप सोच सकते हैं। ऐसे सोचना कि थर्ड ओवरटोन, ठीक है, तो ओवरटोन तो क्या आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस में आते हैं। तो अगर ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में अगर हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल सोचे तो ऐसा बनेगा, इस तरीके से। उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा फंडामेंटल का V/2L। तो V/2L आ गया फंडामेंटल। तो उसके बाद फंडामेंटल के बाद में क्या होगा, नंबर देखो कितने आगे बढ़ रहे हैं। फंडामेंटल के लिए V/2L हो गया, फंडामेंटल के बाद में फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, 4 हो गया, ठीक है, एक बढ़ जाता नंबर, 4 हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4V/2L1, यही हो गई, ठीक है भाई। लग किस्मत भी अच्छी है, वही हो गई, ठीक। चलो अगला देखें। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सोच के रखा था, वो हो गया, भाई लग हो गया, ठीक है, ओके। मतलब ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा होता ही है, और ऐसा कुछ नहीं, भाई लग हो गया। यहाँ देखो जरा, सेकेंड ओवरटोन। तो इस वाले केस में क्या होता है, अपना फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल में आता है V/4L आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्या होता है, 3V/4L आता है। फिर और उसके अगला क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है अपना 5V/4L आता है, इस टाइप से आता है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए वैसे मैंने लिखवाया नहीं है आपको कि nth ओवरटोन के लिए हम लोग n के टर्म में अगर चाहें तो लिख सकते हैं। मैं तो उसको मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप रट लेना,
ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। हमको क्या ऑन द स्पॉट, क्योंकि ऐसे नहीं पूछेंगे कि वो एन है और एनथ ही पूछेंगे तो हम एक दो से एन नंबर बना लेंगे एन के टर्म में। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे एनथ ओवरटोन के लिए सोचना है, ठीक है, देखिए पहले मैं थर्ड सेकंड के ही बताऊंगा कि सेकंड के लिए कैसे सोचेंगे। तो फंडामेंटल क्या होगा, b/4 है। फिर फर्स्ट ओवरटोन कौन सा अगला आएगा, लेकिन जब 4l आ जाता है अपॉन में तो ऑड नंबर आते हैं सारे, यानी 1 3 5 7 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल हो गया b/4 है, तो अगला क्या होगा 3b/4 है फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकंड ओवरटोन क्या हो जाएगा आपका 5b/4 है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी है यही हो गई, ठीक है, 5b/4 L2 हो गई। तो रेशियो आंसर भी यही हो गया, यही आएगा ना, आंसर भी यही हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, कैसा हो गया। अच्छा, ये जो ओवरटोन है, मान लीजिए अगर nth ओवरटोन है फ्री एंड के लिए, तो nth ओवरटोन के लिए हम लोग फ्री एंड वाले केस में nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को कैसे याद है, क्या है, एक तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में मतलब ऑड नंबर आ रहा है, ठीक। ऑड नंबर में भी कैसा आ रहा है कि फंडामेंटल फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर इसमें क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, सेकंड में 5 आ रहा है, ओके। थर्ड में फर्स्ट में क्या आ रहा था 3 आ रहा था। तो ऐसे देखो जरा 2 × n+1 कर देंगे अगर, और v/4l करेंगे तो चेक कर लो जरा क्या होगा। फंडामेंटल 0 डाल दो n की वैल्यू तो v/4l, ठीक है। फर्स्ट ओवरटर्न में n 1 हो गया, तो 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3v/4l। सेकेंड ओवरटर्न में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा तो 2 × 2 +1 5v/4l हो गया, ठीक है। तो ऐसे n के टर्म में बुक में लिखे रहते हैं फार्मूले, लेकिन अपने को फार्मूले के टर्म में याद नहीं रखना, ठीक है, कि ऐसा ऐसा, क्योंकि फिर 2 फार्मूले हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो इसका हो जाएगा और एक उसके पहले वाला, यानी कि फिक्स्ड इन के लिए फार्मूला हो जाएगा। और इतने कठिन भी नहीं कि आप ऑन द स्पॉट सोच नहीं सके, बहुत आसान चीजें हैं। हाँ, कोई सोचने में किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दिमाग नहीं चलता है, तो याद कर लो, कोई मेरे ऐसा फोर्स भी नहीं है कि मैंने फिक्स कर रखा कि नहीं भाई रटना नहीं है, समझना ही है, ठीक है, ओके। वैसे मेरा मानना यह है कि रटना कठिन होता है, समझना आसान होता है। अगर समझ लिया चीजों को तो कभी भी डर नहीं लगेगा कि आने दो क्वेश्चन, जब मैं भूल भी गया तो भी मैं सोच के बना दूंगा, ठीक है, ओके। तो ऐसा है। अच्छा देखो, एक आप जब इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक सोनोमीटर वायर टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा, बहुत आसान होता, कुछ भी नहीं है सब यही स्टैंडिंग वेव भी है, लेकिन सोनोमीटर वायर उसको बोल देते हैं। होता क्या है, बिल्कुल आसान चीज है। एक स्ट्रिंग होती है इस तरीके से, और उस स्ट्रिंग को यहाँ पर एक पुली की हेल्प से यहाँ पर एक वेट हैंग कर दिया जाता है। इस वेट की वैल्यू बदल सकते हैं, ऐसा होता है एक्चुअली में, ये ऐसा होता है और यहाँ पर ऐसा लगा रहता है, ठीक। और फिर हम लोग ऐसे वेट इसमें फंसाते जाते हैं, ठीक। ऐसा एक वायर होता है, इस वायर में ये वाला एक वेट है, एक तो वेट पहले से रहता है, मान ली 1 kg हो गया, फिर यहाँ से 100 ग्राम ऐसे करके बाकी का वेट बढ़ाते जाते हैं। इस तरीके के और भी वेट रहते हैं, बहुत सारे वेट रहते हैं, ठीक। उन वेट को हम लोग यहाँ पर बीच में फंसाते जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे लगा गए, ये SBI का सिंबल देखा आपने, SBI जैसा होता है, वैसा रहता है, ठीक। और इसको ऐसे घुसेड़ते जाते हैं वायर में, मतलब वायर ऐसा है, ऐसा आएगा, ऐसे फिक्स कर देते लटकाते जाते हैं, तो वेट बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो मैं तो ब्लॉक ही बना देता हूँ जितना, और क्वेश्चन में ज्यादातर ब्लॉक ही बना रहता है कि यहाँ पर एक ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या काम कर रहा है, ये ब्लॉक जो है वो नीचे को ग्रेविटी का mg फोर्स लगाकर स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है, ओके। अब ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट कराई जाती है। कैसे कराएंगे, इसको वाइब्रेट कर दो, ऐसे यहां से वाइब्रेशन कर दो आप, जैसे कि अपना वो गिटार वगैरह में क्या होता है, दोनों इनफिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, और इसमें वाइब्रेशन देता है म्यूजिशियन, तो वेव जनरेट होती है। तो यहाँ पर ये वाला इन भी फिक्स्ड हो गया, ठीक है, फिर तो मूव कर नहीं सकते, यहाँ तो अटैच है, टच है। ये इधर यानी एंटीनोड बीच में बना सकते हो आप, ये भी फिक्स्ड हो गया, ये भी फिक्स्ड हो गया, यानी फिक्स्ड एंड वाला फार्मूला यहाँ पर लगता रहेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि जो वाइब्रेशन दे रहा है वो कैसा वाइब्रेशन दे रहा है, माने यहाँ से आप वाइब्रेशन देंगे तो ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से वेव जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे इसमें वाइब्रेशन देना, और मानिए मैंने यहाँ पर एक नाइफ एज लगा दिया, ऐसा नाइफ एज बोलते हैं इसको, मतलब शार्प एज ऐसा रख दिया, ठीक, ओके। तो ऐसा अगर कोई एज यहाँ पर लगा दिया आपने, मतलब कोई ऐसे सपोर्ट लगा दिया, सपोर्ट लगाने पर क्या होगा, ये वाला एंड नीचे ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ रुक जाएगा, रुकने की वजह से क्या होगा,
ये वाला पॉइंट बन जाएगा नोड। ये नोड बन गया अगर, तो इस स्ट्रिंग में वेव कैसी जनरेट हो रही होगी, कुछ ऐसी वेव जनरेट हो रही होगी भाई। यहाँ से नोड हो गया तो वेव की जो वेवलेंथ है वो फिक्स हो जाएगी, ऐसी वेव जनरेट हो रही होगी। ठीक है, ये आप एक भी नहीं लगा होगा, एक भी नहीं लगा तो वेव कैसी जनरेट होगी फिर, ऐसे सोचो आप कि यहाँ से तक वेव जनरेट होनी है, ये भी नोड, ये भी नोड रहना है, यानी या तो ऐसी वेव जनरेट हो सकती, ठीक है, या फिर बीच में एक नाइफ एज लगा दीजिए, आप सपोर्ट लगा दीजिए, ठीक है, फिर पकड़ लीजिए। जैसे म्यूजिशियन क्या करते हैं, म्यूजिशियन वेवलेंथ को बदलने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बदलने, ऐसा जो वायर होता है उसमें वाइब्रेशन देते रहते हैं, और एक हाथ से इधर दबा लेते, कभी इधर दबा लेते हैं, यानी यहाँ दबा लिया आपने, वो तो नोड बन गया और वो नोड बन गया, तो दो नोड ये हो गए फिक्स, नोड के बीच की डिस्टेंस फिक्स हो गई। अगर ये डिस्टेंस फिक्स हो गई है, ठीक है, तो फिक्स होने की वजह से क्या होगा कि वेवलेंथ उसी पर्टिकुलर वेव के हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से वेव जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इवन जो अपना म्यूजिशियन का जो गिटार वगैरह होता है उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे स्टील के ऐसे सपोर्ट जैसे बने रहते हैं। आपने कभी अगर कोई यहाँ पर होगा जिसने म्यूजिक सीखा होगा बचपन में कभी, ठीक है, तो ऐसे स्टील के ऐसे ये अपना गिटार का ये सरफेस है, तो वहां पे स्टील के ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, और ऊपर ऐसे वायर रहता है, तो जिसके ऊपर दबा लोगे आप वहां से एक वेव जनरेट हो जाएगा। तो वो पहले से क्यों लगा के रखते हैं, वो कैलकुलेटर रहता है कि यहाँ करोगे तो भाई मान लो उल्टा सीधा कुछ कर देंगे, तो जैसे मान लिया कि लेंथ है अपनी सपोर्टेड 10 मीटर लेंथ है, ठीक है, और हमने अगर मान लिया कि ऐसा कुछ कर दिया कि लैम्डा अपना कर दिया सपोर्टेड, लैम्डा का वैल्यू कर दिया सपोर्टेड, मान लिया कि ये कर दो आप 8 कर दो, ठीक है, या ऐसा कोई नंबर कर दो, ऐसे मान लिया 3 कर दिया, तो अब 3 का यहाँ पर कोई नंबर मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि 2 लूप बनेंगे, तो 2 इंटू लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल होना चाहिए। तो ये एल 3 लैम्डा की वेवलेंथ के लिए ऐसा मैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो इवन नंबर है, अब कैसे भी मल्टीप्लाई करिए उतना नहीं आ पाएगा, 10 तो नहीं आ पा रहा है, ठीक, तो इसका मतलब जो टोटल लेंथ है उसके हिसाब से ही आपको वेवलेंथ जनरेट करानी है, या तो मतलब से डबल ट्रिपल इस टाइप से, क्योंकि फिक्स पर्टिकुलर वेवलेंथ ही जनरेट होती है ना, इसलिए उसमें बना भी रहता है। फिर हम उससे कोई लेना देना नहीं, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक एज लगा देते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं, सपोर्ट लगाने से क्या वेवलेंथ बदल जाता है, ठीक है, वेवलेंथ बदल जाता है, तो इस तरीके से अपना यहाँ पर सोनोमीटर वायर में अलग अलग वेवलेंथ की वेव हम लोग जनरेट करा सकते हैं, ठीक है, ओके। और क्या होता है, और क्या कर सकते हैं, और देखो हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सोनोमीटर वायर का जो फंडामेंटल मोड में अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, अगर ये जो स्ट्रिंग है फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है, तो इस केस में इसका जो लेंथ है यहां से तक का लेंथ ये मान लीजिए एल है, ठीक है, और इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ एल, मास एम है, तो मास पर लेंथ तो फिक्स हो गया कितना, सॉरी एम बाई एल, ये हो गया म्यू का वैल्यू, तो इसमें जो वेव वेलोसिटी हो गया वो भी फिक्स हो गया, क्या हो गया आपका अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन कितना है, टेंशन है स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टेंशन को एफ लिख दे रहा हूं मैं, तो एफ डिवाइडेड बाई म्यू ये होता है वेव वेलोसिटी। तो अब ये एफ क्या है, एफ है एमजी, एफ एमजी है, तो यहां पर अगर मैं इस स्ट्रिंग में फंडामेंटल के लिए ही सोचूं कि फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सोनोमीटर वायर, यहाँ हेडिंग लिख देना, ऊपर हेडिंग लिख दीजिए सोनोमीटर वायर, तो सोनोमीटर वायर के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम सोचें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा एफ इक्वल टू है वी डिवाइडेड बाई 2L, वी डिवाइडेड बाई 2L, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया V बाई 2L, इसको एफ नॉट बोल रहा हूं। V की वैल्यू क्या होगी, V की सारा ठीक है, सारा का होमवर्क हो गया, इसलिए वो कह रहे कि मेरा होमवर्क हो गया पापा, अपना जल्दी करो, कंप्लीट करो वीडियो, तो ठीक बेटा सारा, बस मैं वीडियो कंप्लीट करके आपका चेक करता हूँ होमवर्क, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई
म्यू, एफ क्या अपना, एफ है एम जी ना, ये वाला है। अच्छा ये एम क्या है, स्ट्रिंग का मास, और ये वाला एम है ब्लॉक का मास। इसको मैं कैपिटल एम कर दे रहा हूँ, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, आप भी चेंज कर देना। तो कैपिटल एम जी एफ का वैल्यू हो गया, यहां मैं लिख भी देता हूं एफ का वैल्यू हो गया कैपिटल एम जी। अच्छा ये एफ और ये एफ, ये भी अलग है, ये फ्रिक्वेंसी के लिए लिखा है। ओके, तो एफ डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू का वैल्यू है स्मॉल एम बाई एफ। चलो म्यू लिखा रहने देते हैं, जब डालना होगा वैल्यू उसको डाल देंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखो, या फिर ठीक है ऐसे रहने दो उसको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि करते क्या कभी कभी कि ये जो पुली जो लगी हुई उसको आगे पीछे भी कर लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को हम लोग बदल देते हैं। ओके, अच्छा अब ये तो एफ नॉट की वैल्यू हो गई। मान लिया कि हम कोई हार्मोनिक की अगर बात करें, ये कौन सा हो गया, फंडामेंटल हो गया। अगर मैं एनथ हार्मोनिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, एनथ हार्मोनिक, तो एनथ हार्मोनिक के लिए क्या होगा, ये कौन सा केस हो रहा है, फिक्स्ड एंड वाला केस हो रहा है। तो फिक्स्ड एंड के केस में तो सीधा सीधा आ जाता ना एन इंटू जो भी नंबर, हार्मोनिक में तो नंबर सीधा ही आना है, और फिक्स्ड एंड के केस में ये हार्मोनिक और इवन दोनों नंबर के आते हैं। तो एन इंटू फंडामेंटल की वैल्यू वी बाई 12, तो वी बाई 12 तो यहाँ पर पूरा ये लिखा ही हुआ है। ये कितना आया था, ये आया था आपका 2L, तो ऐसा ही है, और V की जगह आ गया था अंडर रूट ऑफ एम जी वाई म्यू। ठीक है, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर लूप के हिसाब से होगी। माने अगर 5 लूप बन रहे होंगे तो 5 इंटू समथिंग होगी, यानी कि जितने लूप ज्यादा दिखेंगे आपको स्ट्रिंग में, ऐसी स्ट्रिंग में नंबर लूप, ये नंबर लूप 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, यानी इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस वाले केस में ये जो डायग्राम है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, ये जो इसमें जो वेव जनरेट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम जी वाई म्यू अपॉन 2f, ये होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप जब स्टेट बोर्ड की बुक वगैरह देखेंगे तो आप एक चीज और ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर उन्होंने इसमें कुछ लॉ दिए हैं, लॉ लिखे हैं, लॉ ऑफ सोनोमीटर वायर। ठीक है, और उसमें क्या दिखा है, लॉ ऑफ स्टैंडिंग वेव। कैसे लॉ दिए, लॉ ऑफ नंबर ऑफ लूप, और इसमें बोला है कि ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहता है। ठीक, आप भी चलो लिख लो, आप यहाँ तक लिख लिया आपने, ठीक, कॉपी कर लो। इसके बाद लिखो जरा, राइट डाउन लॉ ऑफ नंबर ऑफ लूप। ठीक है, उसके नीचे लिखिए, आप लॉ के नीचे लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन सोनोमीटर वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन सोनोमीटर वायर is proportional to number of loop। ठीक है, मतलब जबरदस्ती पे लॉ है, फार्मूला बन गया तो इसी पर डिपेंड, मतलब हुआ क्या होगा, मुझे जो लगता है कि लोगों को पहले पता नहीं होगा, म्यूजिशियन वालों को, तो उन्होंने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी लूप ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू ज्यादा आती, किसी में 5 लूप बन रहे हैं, किसी में 1 लूप बन रहा है, तो 5 वाले लूप वाले में फ्रीक्वेंसी भी 5 टाइम्स आती है। तो उन्होंने ऐसा एक लॉ बना दिया, रूल बना दिया। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट लोगों ने इसको प्रूव किया। देखो मैं क्या बोलता हूँ, फिजिक्स में लॉ वही है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी मेहनत कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ बना दिया रूल, के ऐसा होता है, इसके प्रोपोर्शन में ऐसे एक फार्मूला हो गया, बस उसको यूज करते रहो। ठीक है, तो वो लॉ है, बस यहाँ पर क्या लॉ ऑफ ऐसे लिखा रहता है बुक में। आजकल की बहुत सी स्टैंडर्ड बुक में तो ऐसा लिखा भी नहीं रहता। ठीक है, स्टेट बुक वाले अभी भी पुरानी दुनिया में चलते हैं, वो कभी नहीं सुधरते हो, कितनी भी बार नया रिवीजन हो जाए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड तो बिल्कुल नहीं सुधरता। ठीक, वो कभी चेंज नहीं होना चाहता, तो कोई लॉ उनका, मतलब जो जैसा चला आ रहा है बहुत पहले से वो वैसा ही चलता रहेगा। ठीक, तो उस बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ नंबर ऑफ लूप लिखा हुआ है, लॉ ऑफ लेंथ लिखा हुआ है। ठीक, अभी जो नई बुक आई है वो वैसे मैंने देखी नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि उसमें भी ऐसे कुछ होगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, हम ऐसे डायरेक्ट समझ लेंगे कि भाई जो फ्रिक्वेंसी किसके प्रोपोर्शन होगा, एन के प्रोपोर्शन। उन्होंने एक उसका लॉ बना दिया। ठीक है, लॉ ऑफ नंबर ऑफ लूप। ठीक, अगला लॉ लिखिए, सेकेंड लॉ ऑफ लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। बताओ क्या होगा लॉ, देखो देखकर बताओ क्या होगा लॉ।
लॉ ऑफ लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, ये जो एल है इस पर लॉ बनाया, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, लेंथ अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लो आप, लैंग्वेज में लिख लीजिए, राइट डाउन। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, सिंपल, ठीक है। ओके, बोर्ड में यही तो, बोर्ड में अगर मान लीजिए कि आपको सोनोमीटर वायर के बारे में लिखना है, ठीक है, ओके, ऐसे बड़ा बड़ा के लिख देना, ठीक। एक बार बोर्ड की बुक पढ़ना जरूर है, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन ये चैप्टर आपका पढ़ के हो जाना चाहिए, और एक दिन में हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि दो दो तीन तीन दिन बड़ी मस्त पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। फटाफट पढ़ो, समझो चीजों को, और जहां डाउट आ जाए क्वेश्चन मार्क लगा के फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो, अगले वीडियो में इंक्लूड करके खत्म कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो बताओ सेकंड लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, क्या आया, जो लेंथ है सोनोमीटर वायर की उसकी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होगी। चलो थर्ड लॉ आप बना दो जरा, क्या बना सकते हैं, जो हैंगिंग वेट है, ये वाला वेट, ठीक, इसको लोड बोलते हैं, लोड, ठीक, जितना लोड दे रहे हैं आप, तो जो लोड है, ठीक, उस लोड का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उसके अंडर रूट के प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होगा। इसको क्या नाम दे देंगे, लॉ लॉ ऑफ लोड ऑन सोनोमीटर वायर। ऑन लिखो, इन लिखो, इन ज्यादा ही लग रहा है, लॉड सॉरी लॉ ऑफ लोड इन सोनोमीटर वायर, मतलब लोड मतलब टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन भी बोल सकते हो आप इसको, टेंशन फोर्स, हाँ हो सकता है कुछ बुक में यही लिखा मिल जाए, लॉ ऑफ टेंशन फोर्स। हाँ तो बताओ ये क्या है लॉ, जितना लोड होगा यानी जितना टेंशन होगा उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेंशन इन सोनोमीटर वायर, ठीक है। लिखो जरा, राइट डाउन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज proportional to square root of tension in wire, टेंशन इन वायर। अच्छा और भी कुछ दिख रहा है आपको, वैसे तीन ही लॉ दिए हैं बुक में, एक चौथा पन बना देते हैं अभी, क्या है ये म्यू, यानी कि अगर बहुत पतला वायर है, सपोज कॉपर की वायर है शायद, लेकिन एक पतला एक मोटा है, यानी कि एक जो पतला है उसका म्यू कम होगा और जो मोटा होगा उसका म्यू ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल आया, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, ठीक है। ओके, तो नया लॉ बना लीजिए, राइट डाउन फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ सोनोमीटर वायर, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ सोनोमीटर वायर, ओके, लिखो जरा, राइट डाउन। Frequency of sonometer wire is inversely proportional to square root of mass per unit length. Square root of mass per unit length. एक प्रॉब्लम लिखिए आप, राइट डाउन। Write down, a rod of length capital L, mass capital M,
is hanging with the help of two string as shown in diagram. Okay, write down. If frequency of wave in first string is 4 times as compared to frequency of wave in second string, then find out value of x. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. एक यहाँ पे एक रॉड है. इस रॉड के एक एंड को स्ट्रिंग से बांध रखा है, दूसरे एंड को भी स्ट्रिंग से हमने अटैच कर रखा है. दोनों एंड को स्ट्रिंग से हमने ऐसे अटैच कर रखा है. 2 स्ट्रिंग दी गई, फर्स्ट और सेकंड. दोनों स्ट्रिंग का मास सेम है, लेंथ भी सेम है, यानी दोनों स्ट्रिंग का मास पर लेंथ सेम रहेगा. अच्छा मुझे बताओ, अगर इन दोनों स्ट्रिंग से हमने एक रॉड को लटका रखा है इस तरीके से, तो ये जो दोनों स्ट्रिंग है क्या इसमें टेंशन होगा? ऑब्वियसली वेट जो mg है वो वेट इन्हीं दोनों स्ट्रिंग की वजह से बैलेंस हो रहा होगा. ठीक है, तो दोनों में टेंशन होगा. अच्छा ये जो टेंशन फोर्स है, चलो मैं T की जगह F लिख दूंगा, या T भी चलेगा, कोई अभी टाइम पीरियड का तो बात आ नहीं रहा. टेंशन ही लिख दूं क्या? चलो टेंशन लिख देते हैं. तो दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है क्या ये सेम होगा या अलग अलग वैल्यू का होगा? अलग होगा. क्यों? क्योंकि ये जो लोड एक और हैंग कर रखा है वो अनसिमेट्रिक रखा है, x डिस्टेंस पर रखा है. अगर ये अनसिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो टॉर्क वोर्क है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा. इस वजह से होगा क्या कि दोनों एंड में जो टेंशन फोर्स है वो अलग अलग होंगे. देखो याद करो, आप लोगों को जब मैंने टॉर्क वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने नॉर्मल एक्शन पूछा था. ऐसे यहाँ पर एक शार्प पेज लगा दिया था और एक यहाँ बीच में अनसिमेट्रिक कहीं और लगा दिया था और बोला था दोनों पॉइंट पर आप नॉर्मल एक्शन निकालिए. तो दोनों पॉइंट पर नॉर्मल एक्शन कैसे आए थे आपके? अलग अलग वैल्यू के आए थे. या फिर ऐसा किया था कि यहाँ पर ही शार्प एज था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया था, तो हम लोग क्या बोले थे कि दोनों पॉइंट पर जो नॉर्मल एक्शन है वो भी अलग अलग वैल्यू के आ रहे थे. ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट पर जो नॉर्मल एक्शन है वो अलग अलग वैल्यू के आ रहे होते हैं. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है क्वेश्चन में. तो हमको गिवन क्या दिया गया है कि पहले वाली स्ट्रिंग में जो भी वेव है, ठीक है, वो दूसरी वाली स्ट्रिंग के में जो वेव जनरेट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी में रिलेशन दिया है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग जब वाइब्रेट कर रही होगी तो यहाँ पर ऐसा वो सपोर्ट तो लगाया नहीं गया. वो सपोर्ट क्या था? ऐसे नाइफ एरिया से लगा देते थे.
उससे क्या हो जाता था, जो नंबर ऑफ लूप हैं ऐसे अलग अलग लूप बन जाते थे। जब भी ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है तो अपने को क्या सोचना है कि बस ये दोनों इनफिक्स्ड हैं और ये दोनों इनफिक्स्ड हैं, तो अगर इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी इस स्ट्रिंग में, तो फिर वो कौन से मोड में वाइब्रेट करेगी, फंडामेंटल मोड में। और इस वाले केस में भी जो स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होगी वो भी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, खुद से अगर जनरेट हो रही है। हाँ, अगर हम खुद किसी और हेल्प से या कहीं नोड बनाकर वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ दबा लिया स्ट्रिंग और वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो ये λ/2 हो जाएगा। उसके हिसाब से नंबर लूप ज्यादा होंगे और नंबर लूप ज्यादा होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही साइड में अपनी जो फ्रीक्वेंसी जो भी वेव जनरेट हो रही है वो फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेशन हो रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा नहीं है फंडामेंटल मोड, लेकिन फंडामेंटल मोड ही लेना है अपने को। अब फंडामेंटल मोड लेना है तो आप क्या सोच रहे होगे कि फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं होगा फ्रीक्वेंसी सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्ट्रिंग में जो वेव वेलोसिटी है वो अलग अलग आएगा। बताओ वेव वेलोसिटी अलग अलग क्यों आएगा? क्योंकि दोनों साइड जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अलग अलग वैल्यू का है। ठीक है, तो टेंशन अलग अलग वैल्यू का, मास पर लेंथ सेम है दोनों का, म्यू सेम है, लेकिन टेंशन अलग है, तो √T/μ F/μ जो था उससे वेव वेलोसिटी अलग अलग आ जाएगी, और वेव वेलोसिटी अलग अलग आ जाएगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएंगी। ठीक है, लेंथ सेम है लेकिन वेव वेलोसिटी अलग होने की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगी। तो एक काम करते हैं, T1 और T2, ठीक है, मैं रिलेशन बना लेते हैं क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर पहले वाले स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, पहले वाले स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्या था, V/2L यानी 1/2L, और V का वैल्यू √T/μ। म्यू तो दोनों के सेम, इसलिए म्यू रहने दो, लेकिन T पहले के लिए T1 है और दूसरे के लिए T2 है। तो दूसरे के लिए F2 क्या हो जाएगा, 1/2L, ये स्मॉल l लिखो क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो स्मॉल l है। तो V/2L √T2/μ। दोनों फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या दिया है कि पहले वाला जो है वो दूसरे का 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है। कौन सा, पहले वाला है ना 4 टाइम्स। ठीक है, ओके, देख लेना, अगर मैं उल्टा लिख दूं तो आप सही कर लेना। पहला मुझे ये ऐसा याद आ रहा है कि पहला वाला मैंने दूसरे कंपेरिजन में 4 टाइम्स दिया है, यानी F1 = 4 टाइम्स ऑफ F2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में F2 4 टाइम्स दिया होगा तो आप वैसे कर लेना। ठीक, मुझे तो वैसे यही लगभग याद आ रहा है। तो वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2L √T1 / μ = 4 × T2 / μ। तो सॉल्व करने पर अपने को मिल जाएगा, इधर का 4L कहाँ गया, लिखा लेना मैंने 2L, सॉरी 2L, तो 4 × F2, तो ऑब्वियसली 12 कैंसिल हो जाएगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे अगर तो अपने को मिलेगा T1 = 16 × T2, ये है रिलेशन। ठीक है, 16 T2 आया। चलो जरा ये रिलेशन आ गया T1 T2 में। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से, गिवन कंडीशन के हिसाब से आया। अब क्या करना है अपने को, T1 और T2 में एक रिलेशन और हम बना सकते हैं फोर्स बैलेंस से। कौन सा फोर्स बैलेंस, इस पूरे के सिस्टम ले लो आप, इस पूरे को सिस्टम ले लीजिए, तो ऊपर T2 और T1, नीचे क्या, दोनों का वेट, रॉड का mg और ब्लॉक का mg, यानी 2 mg नीचे को लग रहा है और ऊपर को क्या लग रहा है, T1 + T2 = 2 mg। एक ये रिलेशन हो गया। ये रिलेशन है अगर, तो T1 T2 की वैल्यू ही निकाल लेंगे फिर लगे हाथ हम। ठीक है, तो T1 T2 दोनों की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। एक काम करिए, T1 की वैल्यू 16 T2 यहाँ डाल दीजिए, ये हो जाएगा 16 T2 + T2 = 2 mg। तो T2 = हो जाएगा आपका, T2 = हो जाएगा 2 mg / 16, यानी कि mg / 8, mg/8 हो गया T2। T1 और T2 दोनों ही मिल गए। अब T1 और T2 दोनों अगर अपन लोगों ने हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, T1 और T2 दोनों ही चीजें हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर अब एक काम करते हैं, ये x से रिलेशन लाना है। तो बताओ, ये वाला जो सिस्टम है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी तो है, तो हम क्या कर सकते हैं, और टॉर्क बैलेंस। ठीक है, ओके, तो टॉर्क बैलेंस कर दीजिए। टॉर्क बैलेंस करते हैं अगर हम लोग,
देखो ये पहला रिलेशन कहां से मिला अपने को, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के हिसाब से कि फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है फंडामेंटल की, पहले में दूसरे की कंपेरिजन में। इसके बाद में दूसरा रिलेशन कहां से मिल गया, यहाँ वाला, ये मिल गया अपने को फोर्स बैलेंस से। इसको इधर लिखना चाहिए फर्स्ट में, कायदे से कहां से स्टार्ट किया हमने, ये इधर से। ये फर्स्ट रिलेशन यूज किया, ये सेकंड रिलेशन, थर्ड टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो कहां से टॉर्क बैलेंस करते हैं, चलो इस वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर दिया, नाम देना पड़ेगा टॉर्क बैलेंस के लिए, क्योंकि टॉर्क बैलेंस हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट करते हैं हम लोग, तभी इक्वेशन अपने को समझ में आती है। तो टॉर्क बैलेंस, बैलेंस किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट ए। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है। तो ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क बैलेंस करूंगा तो बताओ जरा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, कैपिटल एम जी। तो इसका टॉर्क कितना आएगा, इस वाले कैपिटल एम जी का टॉर्क, ये आ जाएगा अपना टॉर्क आ जाएगा कैपिटल एम जी वाई, कैपिटल एम जी, सॉरी कैपिटल एम जी फोर्स इनटू टॉर्क क्या होता है अपना ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क। तो फोर्स नीचे कितना लग रहा है, कैपिटल एम जी, ये वाला फोर्स कैपिटल एम जी नीचे को लग रहा है, तो ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स। तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आएगा एम जी इंटू एक्स। किस सेंस में आएगा, ए पॉइंट के अबाउट किस सेंस में आएगा, ये वाला सेंस, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया एमजी का टॉर्क। और क्या है, रॉड का एमजी, रॉड का एमजी कहां होगा, यहाँ इसकी मिड पॉइंट पर लग रहा होगा, इधर रॉड का एमजी होगा कैपिटल एमजी, जो कि कितनी डिस्टेंस पर होगा, L/2। तो रॉड के एमजी का टॉर्क क्या होगा, mg इंटू L/2। ये भी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, देखो जरा, ये भी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। ठीक है, ओके। वैसे तो नेट जीरो होना है, तो चलो किसी को पॉजिटिव लिखो किसी को नेगेटिव लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो बताओ और कौन सा फोर्स है, एक है T2 और एक है T1। T1 का टॉर्क कितना होगा, देखो T1 उसी पॉइंट से आ रहा ना, T1 का टॉर्क 0 होगा, T1 का 0 होगा। T2 का क्या होगा, T2 होगा T2 इंटू ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना है, ये L। तो T2 का टॉर्क होगा T2 इंटू L। ठीक है, अच्छा ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लीजिए, और ओवरऑल नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। T1 का 0 इसलिए मैंने नहीं लिखा, समझ में आ रहा है। अब एक काम करते हैं, T2 की वैल्यू mg/8 डाल देंगे। ओके, ये 17 हो रहा ना इधर, 17, हाँ सही है। तो 2mg/17 T2 है, वैल्यू डाल दो जरा T2 की। तो देखो जरा क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आएगा mg इंटू एक्स प्लस mg इंटू L/2 माइनस 2mg/17L इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो चलो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए जगह बनाता हूँ। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है, इससे अपने को x मिलता हुआ नजर आ रहा है। mg को तो पहले पूरे से गायब ही कर दीजिए, तो अपने को मिलेगा x प्लस L/2 माइनस 2L/14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू सारी चीजों को साइड ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा 2L/14 माइनस L/, ये T2 का वैल्यू फिर से गलत डाल दिया मैंने, क्या सही है, तो सही है, 17 था ये, सॉरी वही मुझे कुछ अलग तो लग रहा था। ये 17 है, 14 नहीं है, 17 है, और L/2 निगेटिव का हो गया। ओके, अच्छा अब देखो क्या है कि यहां से x का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने जो रिलेशन सोच के बनाया, क्या बनाया मैंने, कि यहाँ पर ये जो वेव, इधर जो वेव जनरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी कंपेरिजन में 5 टाइम्स है। अच्छा सोच के देखो जरा कि T2 T1 ज्यादा है T2 से, तो बात सही है, T1 ज्यादा होना चाहिए T2 से, वो तो सही है, लेकिन 5 टाइम्स नहीं हो रहा होगा, मतलब 4 टाइम्स नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन अपना वैलिड नहीं आ रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे
कि ऐसे आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, गिवन इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। सेम टाइप के क्वेश्चन आपको शीट में या फिर 41 ईयर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, सेम टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो उसमें वही ऐसा रहता है, दोनों साइड स्टिक रहती है, उस पर क्वेश्चन रहता है, आप उसको ट्राई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, फिर बात कर नेक्स्ट क्लास में। ये अपना आज वेव पूरा कंप्लीट हो गया, वेव मोशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है, ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग। ठीक, यानी वेव वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब साउंड वेव चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।